हे गाइस, क्या हाल है आप सभी के। आई होप्स आप सब बहुत अच्छे होंगे। गाइस, दिस इज सीए प्रभजोत और मैं आपका प्रभजोत सिंह क्लासेस के सीए इंटर अकाउंट्स के रॉकेट रिवीजन कोर्स के इस लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो सर, आज के इस लेक्चर में हम क्या रिवाइज करेंगे। आज के इस लेक्चर में जो सर हमारा चैप्टर नंबर 3 है, ओवरव्यू ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इसके हम यहाँ पे 4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रिवाइज करेंगे। कौन कौन से सर? AS1 जिसका नाम है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, इसके बाद सर AS2 जिसका नाम है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, इसके बाद है AS3 जिसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसके बाद है सर AS10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो ये हम यहाँ पे 4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिवाइज करेंगे और इसी सीक्वेंस में रिवाइज करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे हमारा AS1 करेंगे, इसके बाद सर AS2, इसके बाद AS3 और इसके बाद AS10। क्लियर है? तो इस तरीके से हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे। तो चलिए अब हम यहाँ पे इसको स्टार्ट करते हैं, लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ज़रूर बता देता हूँ जो हमने आपको अकाउंट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक्स प्रोवाइड किए हैं। ठीक है ना? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक्स आपको मिल जाएंगे हमारी ऐप पे। तो जो हमने आपको सर अकाउंट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक्स प्रोवाइड किए हैं, अब यहाँ पे सारी चीज़ें रिवाइज करने के बाद ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक ज़रूर कर लेना। क्लियर है? तो चलिए अब हम यहाँ पे इसको स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, क्या हाल है आप सभी के। आई होप्स आप सब बहुत अच्छे होंगे। गाइस, दिस इज सीए प्रभजोत और मैं आपका प्रभजोत सिंह क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 यानी कि AS1, जिसका नाम है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। और इस AS में हम यहाँ पे मल्टीपल कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे और एक एग्जाम्पल की हेल्प से। और ये सभी कॉन्सेप्ट सर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं और जो हम यहाँ पे एग्जाम्पल करेंगे ऐसे सिमिलर क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत आते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं और इनको हम यहाँ पे अच्छे से रिवाइज करेंगे। क्लियर है? और जो हम यहाँ पे सर एग्जाम्पल करेंगे, ये एग्जाम्पल आपको मिल जाएगी हमारी रॉकेट रिवीजन है रिटर्न बुकलेट में। और ये बुकलेट सर हमारी बिल्कुल फ्री है। जी हाँ, ये हमारी बुकलेट बिल्कुल फ्री है और ये बुकलेट आपको मिल जाएगी हमारी ऐप प्रभजोत सिंह क्लासेस पे। सिंपली प्ले स्टोर पे जाए, वहाँ पे सर्च करें प्रभजोत सिंह क्लासेस, आपको हमारी ऐप मिल जाएगी। हमारी ऐप इंस्टॉल कर ले, वहाँ पे आपको ये बुकलेट मिल जाएगी। ठीक है ना? और ये बुकलेट हमारी सर बिल्कुल फ्री है। ठीक है जी। अदरवाइज इसी वीडियो का आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लें, वहाँ पे मैंने इनके रिगार्डिंग में सभी लिंक्स प्रोवाइड किए हुए हैं। क्लियर है? और अगर आपको सर हमारे अकाउंट्स एंड एडवांस अकाउंट के कोर्सेज चाहिए, लेक्चर चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, नोट चाहिए, या इनके रिगार्डिंग में कोई भी यूजफुल कंटेंट चाहिए, तो वो भी आपको हमारी ऐप प्रभजोत सिंह क्लासेस पे ही मिल जाएगा। ठीक है जी। स्टिल अगर आपको सर इसके रिगार्डिंग में कोई भी क्वेरी है, या आपको सर इनके रिगार्डिंग में कोई भी डिटेल चाहिए, या हमारी तरफ से कोई भी हेल्प चाहिए, आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो सर ये हमारा नंबर है 9915825991। और सर ये हमारी ईमेल आईडी है प्रभजोत सिंह क्लासेस info@gmail.com। आप इनके थ्रू हमें रीच कर सकते हो, हम आपको इनके रिगार्डिंग में सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है जी। तो चलिए अब हम यहाँ पे हमारा ये वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टार्ट करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं ये वाली एग्जांपल, और इस एग्जांपल की हेल्प से हम यहाँ पे सर मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करेंगे। ठीक है जी। क्योंकि इस एग्जांपल में हमारे मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स कवर होते हैं, तो इस एग्जांपल की हेल्प से हम यहाँ पे सर मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स अच्छे से रिवाइज करेंगे। क्लियर है? तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सर ये हमारी यहाँ पे एग्जाम्पल है और ये यहाँ पे इसका सोल्यूशन है। क्लियर है? तो चलिए अब हम यहाँ पे इसको स्टार्ट करते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है ना? तो हमारे पास ना यहाँ पे टोटल 4 स्टेटमेंट्स गिवन है, या सर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो हमने यहाँ पे बताना है कि ये स्टेटमेंट्स हमारे पास ट्रू है या फॉल्स है। तो अब हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 ये सभी स्टेटमेंट्स यहाँ पे रीड करते जाएंगे और हम यहाँ पे बताते जाएंगे कि हमारे पास ट्रू है या फॉल्स है। क्लियर है? तो चलिए अब हम यहाँ पे इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट। ठीक है जी। इफ फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions आर नॉट फॉलोड इन प्रेजेंटेशन एंड प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ए स्पेसिफिक डिस्क्लोजर इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है ना? तो अब यहाँ पे सर इसके रिगार्डिंग में कॉन्सेप्ट क्या है, पहले मैं आपको ना कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर हम यहाँ पे स्टेटमेंट रीड करेंगे। तो देखना, रीड करते ही आप यहाँ पे समझ जाओगे कि हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू होगी या फॉल्स होगी। क्लियर है? अब सर इसके रिगार्डिंग में कॉन्सेप्ट क्या है, पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, AS1 क्या कहता है? AS1 कहता है जब कोई भी एंटिटी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे करती है, ठीक है जी, तो हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि इस एंटिटी ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे करते टाइम फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस को फॉलो किया ही होगा। अब सर फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन हमारे पास कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि सर हमारे पास गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, तो ये हमारे पास फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन होती हैं। ठीक है जी। तो AS1 क्या कहता है? AS1 कहता है जब कोई भी एंटिटी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे करती है, तो हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि उस एंटिटी ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे करते टाइम फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस को फॉलो किया ही होगा। ठीक है ना? तो अगर तो इस एंटिटी ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे करते टाइम फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस को फॉलो किया है, तो कोई भी डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम पहले ही अज्यूम करके चलते हैं कि इस एंटिटी ने पक्का
फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस को फॉलो किया ही होगा, ठीक है ना। तो अगर तो सर फॉलो किया है तो कोई भी डिस्क्लोजर देने की ज़रूरत नहीं है। अगर फॉलो नहीं किया ना तो डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, ये AS1 कहता है, ठीक है ना। तो AS1 क्या कहता है, मैं आपको यहाँ पे सिंपल वर्ड्स में बिल्कुल एक्सप्लेन कर देता हूँ। AS1 कहता है जब कोई भी एंटिटी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे करती है तो हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि उस एंटिटी ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे करते टाइम फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस को फॉलो किया ही होगा, ठीक है ना। तो अगर तो सर इस एंटिटी ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे करते टाइम फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस को फॉलो किया है तो कोई भी डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम पहले ही अज्यूम करके चलते हैं कि इसने पक्का पक्का फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस को फॉलो किया ही होगा। अगर तो फॉलो किया है तो कोई डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर फॉलो नहीं किया ना तो डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। क्लियर? ये हमारे पास AS1 कहता है, ठीक है जी। अब यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट को रीड करो। अच्छा जी, इफ फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस, ठीक है, आर नॉट फॉलोड इन प्रेजेंटेशन एंड प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है जी। अगर हमने फॉलो नहीं की है, ए स्पेसिफिक डिस्क्लोजर इज नॉट रिक्वायर्ड, ये कह रहा है इज नॉट रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड नहीं है, ये ऐसा कह रहा है, जबकि यहाँ पे बिल्कुल फॉल्स है। मैंने अभी आपको ये सारी चीजें एक्सप्लेन की है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स है। अगर हमने यहाँ पे फॉलो नहीं की है तो यहाँ पे डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। तो ये हमारे पास यहाँ पे स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि ये कह रहा है यहाँ पे इज नॉट रिक्वायर्ड। क्लियर है? तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास बिल्कुल फॉल्स है। क्लियर है? यही मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया और इसी के साथ हमारे पास ये फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल कंप्लीट है। सो अब हम देखते हैं यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट। अच्छा जी, ऑल सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज adopted in the preparation and presentation of financial statements should form part of the financial statement, ठीक है। अब यहाँ पे सर इसके रिगार्डिंग में कॉन्सेप्ट क्या है, पहले मैं आपको ना कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर हम यहाँ पे स्टेटमेंट रीड करेंगे। तो देखना, रीड करते ही आप यहाँ पे समझ जाओगे कि स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू होगी या फॉल्स होगी। अब पहले इसके रिगार्डिंग में कॉन्सेप्ट क्या है, मैं आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, AS1 क्या कहता है, AS1 कहता है कि जो भी हमने यहाँ पे सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज अडॉप्ट की हैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे पे करते टाइम, ठीक है जी, वो सभी की सभी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट बननी चाहिए। क्लियर है? ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। अब इसको रीड करो। सेकंड, ऑल सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज अडॉप्टेड इन द प्रेपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शुड फॉर्म पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यही मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है जी। तो ये हमारे पास यहाँ पे स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। तो सेकंड देखो, हमारे पास बिल्कुल ट्रू है। क्लियर है? यही मैंने आपको एक्सप्लेन किया और यहाँ पे हमारे पास ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल यहाँ पे कंप्लीट है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं थर्ड स्टेटमेंट, ठीक है। एनी चेंज इन एन अकाउंटिंग पॉलिसी विच हैज़ ए मटीरियल इफेक्ट शुड बी डिस्क्लोज, ठीक है जी, वेयर द अमाउंट बाय विच एनी आइटम इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज इफेक्टेड बाय सच चेंज इज नॉट असर्टेनेबल होली और इन पार्ट, द फैक्ट नीड नॉट टू बी इंडिकेटेड, ठीक है। अब यहाँ पे सर इसके रिगार्डिंग में कॉन्सेप्ट क्या है, पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर हम यहाँ पे स्टेटमेंट रीड करेंगे। तो देखना, रीड करते ही आप यहाँ पे समझ जाओगे कि स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू होगी या फॉल्स होगी, ठीक है ना। अब इसके रिगार्डिंग में कॉन्सेप्ट क्या है, मैं आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, AS1 क्या कहता है, AS1 कहता है अगर हम सर अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी में कोई भी चेंज करते हैं, ठीक है ना, AS1 कहता है अगर हम अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी में कोई भी चेंज करते हैं और अगर सर इसका मटीरियल इफेक्ट है तो ये हमें यहाँ पे डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। अब सर मुद्दा ये उठता है कि मटेरियल इफेक्ट क्या होता है। तो मटेरियल इफेक्ट वो इफेक्ट होता है जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के यूजर्स के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सकता है, ठीक है जी। अब सर मुद्दा ये उठता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स कौन कौन से हो सकते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स होते हैं जैसे कि सर हमारे शेयर होल्डर्स, जैसे कि डिबेंचर होल्डर्स, जैसे कि क्रेडिटर्स, ठीक है ना। तो ये हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स होते हैं। क्लियर है? अच्छा जी, तो सर मटेरियल इफेक्ट क्या होता है, वो इफेक्ट जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सकता है। क्लियर है? तो AS1 क्या कहता है, AS1 कहता है कि अगर हमने अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी में कोई भी चेंज किया है, ठीक है जी, और अगर इसका मटेरियल इफेक्ट है, मटेरियल इफेक्ट क्या होता है ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। तो अगर इसका सर मटेरियल इफेक्ट है तो ये हमें यहाँ पे डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ये AS1 कहता है, ठीक है। और AS1 कहता है कि अगर हम यहाँ पे सर अमाउंट असर्टेन कर सकते हैं तो हमें यहाँ पे अमाउंट डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे अमाउंट असर्टेन नहीं कर सकते तो हमें यहाँ पे सर फैक्ट डिस्क्लोज करना पड़ेगा, लेकिन डिस्क्लोज तो पक्का करना पड़ेगा। क्लियर है? दोबारा बता रहा हूँ, AS1 क्या कहता है, AS1 कहता है कि अगर हमने अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी में कोई भी चेंज किया है, ठीक है जी, और अगर उसका मटेरियल इफेक्ट है तो भी हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। और AS1 कहता है कि अगर हम यहाँ पे अमाउंट असर्टेन कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पे अमाउंट असर्टेन कर सकते हैं तो उसको डिस्क्लोज कर देंगे। अगर हम यहाँ पे अमाउंट असर्टेन नहीं कर सकते तो हम यहाँ पे सर फैक्ट डिस्क्लोज करेंगे, लेकिन डिस्क्लोज हमें पक्का पक्का करना पड़ेगा। क्लियर है? यह है यहाँ पे प्रॉपर कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे सर थर्ड को रीड करो। अच्छा जी, एनी चेंज इन एन अकाउंटिंग पॉलिसी, ठीक है,
विच हैज़ ए मटीरियल इफेक्ट शुड बी डिस्क्लोज, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद वेयर द अमाउंट बाय विच एनी आइटम इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज इफेक्टेड बाय सच चेंज इज नॉट असर्टेनेबल। अगर हम यहाँ पे अमाउंट असर्टेन नहीं कर सकते होली और इन पार्ट, ठीक है, द फैक्ट नीड नॉट टू बी इंडिकेटेड, ये कह रहा है हमें यहाँ पे फिर फैक्ट भी इंडिकेट करने की यानी कि डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल यहाँ पे फॉल्स है, मैंने आपको बताया अगर हम यहाँ पे अमाउंट असर्टेन नहीं कर सकते तो हमें यहाँ पे सर फैक्ट डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है ना। और ये कह रहा है फैक्ट नीड नॉट टू बी इंडिकेटेड, यानी कि कह रहा है कि फैक्ट यहाँ पे डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है, तो ये हमारे पास यहाँ पे फॉल्स है, ठीक है ना। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ पे बिल्कुल कंप्लीट है, ये हमारे पास यहाँ पे फॉल्स है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी सर फोर्थ स्टेटमेंट, ठीक है। देयर इज नो सिंगल लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज विच आर एप्लीकेबल टू ऑल सर्कमस्टांसेस, ठीक है ना। तो पहले सर इसके रिगार्डिंग में कॉन्सेप्ट क्या है, मैं आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर हम ये स्टेटमेंट रीड करेंगे। तो देखना रीड करती है आप यहाँ पे समझ जाओगे कि स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू होगी या फॉल्स होगी, क्लियर है। अब सर इसके रिगार्डिंग में कॉन्सेप्ट क्या है, मैं आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो AS1 क्या कहता है, AS1 कहता है कि हमारे पास कोई भी सिंगल लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज नहीं है जो कि सर हर जगह पे अप्लाई हो सके, ठीक है ना, ये AS1 कहता है। अब इसको रीड करो फोर्थ, देयर इज नो सिंगल लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज विच आर एप्लीकेबल टू ऑल सर्कमस्टांसेस, यही मैंने आपको एक्सप्लेन किया और ये स्टेटमेंट हमारे पास बिल्कुल ट्रू है, ठीक है ना। फोर्थ देखो हमारे पास यहाँ पे ट्रू है, क्लियर है। तो यहाँ पे हमारे पास ये फोर्थ स्टेटमेंट बिल्कुल कंप्लीट है, तो ये हमारे पास यहाँ पे बिल्कुल ट्रू है। तो इसी के साथ सर हमारे पास ये वाली एग्जाम्पल बिल्कुल कंप्लीट है। यहाँ पे हमारे पास 4 स्टेटमेंट्स ही थी और ये हमने यहाँ पे अच्छे से कर ली और ये हमारे पास एग्जाम्पल यहाँ पे बिल्कुल कंप्लीट है। और इस एग्जाम्पल की हेल्प से देखो हमने यहाँ पे मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स अच्छे से रिवाइज कर लिए, ठीक है ना। यहाँ पे सभी मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स कवर होते थे, तो देखो हमने यहाँ पे इस एग्जाम्पल की हेल्प से मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स अच्छे से रिवाइज कर लिए, ठीक है ना। और यहाँ पे हमारे पास ये एग्जाम्पल कंप्लीट है और इसी के साथ सर हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 यानी कि AS1 भी कंप्लीट है। तो AS1 में हमने यहाँ पे मल्टीपल कॉन्सेप्ट ही रिवाइज करने थे एग्जांपल की हेल्प से, तो हमने यहाँ पे ये मल्टीपल कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवाइज कर लिए इस एग्जांपल की हेल्प से, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास इसके साथ ही AS1 भी बिल्कुल यहाँ पे कंप्लीट है। हे गाइस, क्या हाल है आप सभी के, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। गाइस दिस इज CA प्रभजोत और मैं आपका प्रभजोत सिंह क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 यानी कि AS2, जिसका नाम है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। और इस AS में हम सर हमारा कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज और इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से रिवाइज करेंगे, ठीक है ना। और एक कॉन्सेप्ट सर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और जो हम यहाँ पे एग्जाम्पल करेंगे ऐसे सिमिलर क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत आते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं और इनको हम यहाँ पे अच्छे से रिवाइज करेंगे, क्लियर है। और जो हम यहाँ पे सर एग्जांपल करेंगे, ये एग्जांपल आपको मिल जाएगी हमारी रॉकेट रिवीजन हैंड रिटन बुकलेट में और ये बुकलेट हमारी सर बिल्कुल फ्री है और ये बुकलेट आपको मिल जाएगी हमारी ऐप प्रभजोत सिंह क्लासेस पे। सिंपली आप प्ले स्टोर पे जाए, वहाँ पे सर्च करें प्रभजोत सिंह क्लासेस, हमारी ऐप इंस्टॉल कर ले और वहाँ पर आपको ये बुकलेट मिल जाएगी और ये बुकलेट हमारी सर बिल्कुल फ्री है, क्लियर है। अदरवाइज सर इसी वीडियो का आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लें, वहाँ पे मैंने आपको इनके रिगार्डिंग में सभी लिंक्स प्रोवाइड किए हुए हैं, ठीक है जी। और अगर आपको सर हमारे अकाउंट्स एंड एडवांस अकाउंट्स के कोर्सेज चाहिए, लेक्चर चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, नोट चाहिए या इनके रिगार्डिंग में कोई भी यूजफुल कंटेंट चाहिए तो वो भी आपको हमारी ऐप प्रभजोत सिंह क्लासेस पे ही मिल जाएगा, ठीक है जी। स्टिल अगर आपको सर इनके रिगार्डिंग में कोई भी क्वेरी है या आपको इसके रिगार्डिंग में कोई भी डिटेल चाहिए, हमारी तरफ से कोई भी हेल्प चाहिए, आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो ये हमारा नंबर है 9915825991 और ये हमारी ईमेल आईडी है prabjotsinhclasses@gmail.com। आप इनके थ्रू हमें रीच कर सकते हो, हम आपको यहाँ पे सर सभी डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं, क्लियर है। तो चलिए अब हम यहाँ पे हमारा ये वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टार्ट करते हैं। सो अब हम स्टार्ट करते हैं सर ये वाली एग्जांपल, ठीक है ना। और इस एग्जांपल की हेल्प से हम यहाँ पे अपना सर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज का कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवाइज करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास सर ये हमारी एग्जांपल है और यहाँ पे ये इसका सोल्यूशन है, ये पूरा का पूरा इसी का सोल्यूशन है, ठीक है जी। तो चलिए अब हम यहाँ पे हमारी ये वाली एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। Mr. Prabjot gives the following information relating to items forming part of inventory as on 31st March 2011, ठीक है जी। His factory produces product X using raw material A। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे जो प्रोडक्ट X है ये हमारे पास फिनिश गुड्स है, ठीक है, और रॉ मटेरियल हमारे पास यहाँ पे A है, क्लियर है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट 600 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल A, ठीक है, परचेज्ड एट ₹120, तो इसका मतलब ये यहाँ पे इसकी कॉस्ट है।
अच्छा जी, इसके बाद रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल ए एज ऑन 31 मार्च 2011 इज 90 पर यूनिट। तो ये हमारे पास यहाँ पे इसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट है, ठीक है ना। ये हमारे पास यहाँ पे सर रॉ मटेरियल के रिगार्डिंग में पूरी इंफॉर्मेशन बता दी। अच्छा, इसके बाद सर हमारे पास यहाँ पे सेकंड देखो 500 यूनिट्स ऑफ पार्टली फिनिश्ड गुड्स। पार्टली फिनिश्ड गुड्स का मतलब क्या है सर, यहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस यानी कि WIP। तो ये हमारे पास यहाँ पे WIP है, ठीक है ना। तो हमारे पास यहाँ पे 500 यूनिट्स हैं और पार्टली फिनिश्ड गुड्स, ठीक है, इन द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्स, ठीक है, एंड कॉस्ट इंकर टिल डेट ₹260 पर यूनिट। तो ये है यहाँ पे इसकी कॉस्ट होगी। इसके बाद है दीज यूनिट्स कैन बी फिनिश्ड नेक्स्ट ईयर बाय इंकरिंग एडिशनल कॉस्ट ऑफ ₹60 पर यूनिट। तो ये हमारे पास यहाँ पे इसके ऊपर एडिशनल एक्सपेंडिचर बता दिया जो कि होगा सर 60। क्लियर है, ये हो गया हमारे पास यहाँ पे सेकंड। और ये हमारे पास यहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस यानी कि WIP के रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन गिवन है, ठीक है जी। इसके बाद है हमारे पास यहाँ पे थर्ड 1500 यूनिट्स ऑफ फिनिश प्रोडक्ट एक्स, ठीक है जी, ये हमारे पास यहाँ पे फिनिश गुड्स है एंड टोटल कॉस्ट इंकर्ड ₹320 पर यूनिट। तो ये यहाँ पे होगी सर इसकी कॉस्ट। अच्छा जी, इसके बाद है एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट एक्स इज ₹300 पर यूनिट। तो ये हमारे पास इसका एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमारे पास इसके रिगार्डिंग में और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम यहाँ पे यही अज्यूम कर लेंगे कि ये यहाँ पे इसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू होगी, ठीक है ना। नेट रियलाइजेबल वैल्यू को हम शॉर्ट में NRV भी बोल देते हैं। तो हम यहाँ पे यही अज्यूम कर लेंगे कि ये यहाँ पे इसकी NRV होगी यानी कि नेट रियलाइजेबल वैल्यू होगी। क्लियर है, कितनी सर 300। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो फिनिश गुड्स हैं इसकी यहाँ पे कॉस्ट है 320 और यहाँ पे सेलिंग प्राइस है यहाँ पे 300। और हम यहाँ पे यही अज्यूम कर लेंगे और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि यहाँ पे इसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू होगी। तो यहाँ पे इसकी सर नेट रियलाइजेबल वैल्यू फिर कितनी होगी 300। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास थर्ड है और ये हमारे पास फिनिश गुड्स के रिगार्डिंग में पूरी इंफॉर्मेशन गिवन है। अच्छा, इसके बाद हमने यहाँ पे करना क्या है, डिटरमाइन हाउ ईच आइटम ऑफ इन्वेंट्री विल बी वैल्यूड एज ऑन 31 मार्च 2011, ठीक है ना। ऑल्सो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टोटल इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च 2011। तो हमने यहाँ पे बताना है कि हम इन इन्वेंट्रीज को वैल्यू कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो बहुत ही अच्छी एग्जांपल है यहाँ पे। और यहाँ पे देखो हर टाइप की इन्वेंट्री अवेलेबल है, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे पास रॉ मटेरियल भी है, यहाँ पे हमारे पास पार्टली फिनिश गुड्स यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस यानी कि WIP भी है, और यहाँ पे हमारे पास फिनिश गुड्स भी है, ठीक है ना। तो बहुत ही अच्छी एग्जाम्पल है और इस एग्जाम्पल की हेल्प से हम यहाँ पे सभी इन्वेंट्रीज की वैल्यूएशन अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, ठीक है ना। तो बहुत ही अच्छी एग्जांपल है। क्लियर है, एग्जांपल मैंने अब आपको यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन कर दी। अब यहाँ पे ना ये इसका सोल्यूशन है। तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ना पूरा यहाँ पे इसके रिगार्डिंग में जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर जाके हम यहाँ पे इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। क्लियर है, तो पहले मैं आपको यहाँ पे इसके रिगार्डिंग में जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्लियर है, तो चलिए अब हम यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। तो अब यहाँ पे सर इसका कॉन्सेप्ट क्या है, अब यहाँ पे ना अच्छे से सुनना। पहले मैं आपको यहाँ पे फिनिश गुड्स के बारे में बताता हूँ। देखो AS2 क्या कहता है, AS2 कहता है कि हम यहाँ पे फिनिश गुड्स को वैल्यू करेंगे एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू यानी कि NRV, ठीक है ना। इन दोनों में जो लोअर होगा उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे इसकी वैल्यूएशन करेंगे। क्लियर है, AS2 ऐसा कहता है। अब देखो सर यहाँ पे हमारे पास फिनिश गुड्स हैं, ठीक है, हमारे पास 1500 यूनिट्स हैं, ठीक है जी, और यहाँ पे इसकी कॉस्ट है 320 और यहाँ पे सेलिंग प्राइस गिवन है 300। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे और कुछ गिवन नहीं है, तो हम यहाँ पे यही अज्यूम कर लेंगे कि ये यहाँ पे इसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू है यानी कि NRV है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास कॉस्ट है 320 और यहाँ पे NRV हमारे पास 300 है, तो दोनों में लोअर कैसा 300, तो हम यहाँ पे इसको 300 पे वैल्यू करेंगे। क्लियर है, यही मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब यहाँ पे इसके सोल्यूशन में देख भी लेते हैं। तो यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे 300 पे इसको वैल्यू किया है, ठीक है ना। पूरा सोल्यूशन हम यहाँ पे देखेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे जस्ट बता रहा हूँ कि यहाँ पे हम इसको 300 पे वैल्यू करेंगे। क्लियर है, इसके रिगार्डिंग में मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है ना। तो यहाँ तक हमारी ये चीज़ कंप्लीट है। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे सर वर्क इन प्रोग्रेस यानी कि WIP के बारे में, ठीक है ना। तो इसके रिगार्डिंग में AS2 क्या कहता है, AS2 कहता है कि हम यहाँ पे इसको वैल्यू करेंगे एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू, ठीक है ना। यानी कि इन दोनों में जो लोअर होगा उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे इसकी वैल्यूएशन करेंगे। अब देखो सर हमारे पास यहाँ पे 500 यूनिट्स है और पार्टली फिनिश गुड्स यानी कि WIP की, ठीक है ना। इन द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्स एंड कॉस्ट इंकर टिल डेट, तो यहाँ पे इसकी कॉस्ट है 260। अच्छा जी, अभी आगे रीड करो। दीज यूनिट्स कैन बी फिनिश्ड नेक्स्ट ईयर बाय इंकरिंग एडिशनल कॉस्ट ऑफ ₹60 पर यूनिट। अब यहाँ पे ना इसकी NRV यानी कि नेट रियलाइजेबल वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं है, ये हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो इसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो यहाँ पे सर हमारे पास NRV ऑफ WIP हमने कैलकुलेट करनी है। तो ये हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, हम यहाँ पे NRV ऑफ फिनिश गुड्स कंसीडर करते हैं। इसमें से
एडिशनल एक्सपेंडिचर माइनस करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे एनआरवी ऑफ डब्ल्यूआईपी आ जाती है। क्लियर है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या एनआरवी ऑफ फिनिश गुड्स गिवन है, आंसर यस। यहाँ पे जो इसका सेलिंग प्राइस है यही हमने अज्यूम किया था, ये हमारे पास फिनिश गुड की एनआरवी है और वो हमारे पास कितनी है 300, ये हमने यहाँ पे कंसिडर की। इसमें से माइनस करेंगे एडिशनल एक्सपेंडिचर, क्या ये हमें गिवन है, बिल्कुल गिवन है। ये देखो दीज यूनिट्स कैन बी फिनिश नेक्स्ट ईयर बाय इंकरिंग एडिशनल कॉस्ट ऑफ ₹60 पर यूनिट। तो ये हमारे पास यहाँ पे एडिशनल एक्सपेंडिचर गिवन है जो कि है 60, तो 60 हम यहाँ से माइनस करेंगे तो 300 माइनस 60 मेरे पास आ गया 240, तो 240 होगी यहाँ पे डब्ल्यूआईपी की एनआरवी। क्लियर है। तो हमारे पास यहाँ पे एनआरवी आ गई सर डब्ल्यूआईपी की यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस की 240। क्लियर है। ये कैलकुलेट कैसी हुई है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास डब्ल्यूआईपी की एनआरवी आ गई सर 240, ये हमने कैलकुलेट कर दी। कैसे की है मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। और यहाँ पे इसकी जो कॉस्ट है वो है 260, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमारे पास इसकी कॉस्ट है 260 और हमारे पास यहाँ पे इसकी एनआरवी है 240, दोनों में लोअर कैसा 240, तो हम यहाँ पे इसको 240 पे वैल्यू करेंगे। क्लियर है। यहाँ पे देखो हमारे पास 240 पे हमने इसको वैल्यू किया है, ठीक है ना। पूरा सोल्यूशन हम यहाँ पे देखेंगे लेकिन मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ कि हम इसको 240 पे वैल्यू करेंगे। क्लियर है। तो हमने यहाँ पे सर डब्ल्यूआईपी भी देख लिया यानी कि पार्टली फिनिश गुड्स यानी कि हमारे पास वर्क इन प्रोग्रेस की हमने वैल्यूएशन देख ली, ठीक है जी। अब हम देखते हैं यहाँ पे रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन, ठीक है ना। इसको यहाँ पे बहुत अच्छे से देखना, ये यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना। इसको यहाँ पे आप बहुत अच्छे से देखना। अब सुनो सर, यहाँ पे देखो रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन ना, रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन फिनिश गुड्स की नेट रियलाइजेबल वैल्यू यानी कि एनआरवी के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। अगर तो सर फिनिश गुड्स की नेट रियलाइजेबल वैल्यू यानी कि एनआरवी फिनिश गुड्स की कॉस्ट के इक्वल है या उससे ज़्यादा है, ठीक है जी, तो हम रॉ मटेरियल को ना कॉस्ट पे वैल्यू करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर फिनिश गुड्स की नेट रियलाइजेबल वैल्यू यानी कि सर एनआरवी फिनिश गुड्स की कॉस्ट से कम है, तो हम रॉ मटेरियल को वैल्यू करते हैं एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट, यानी कि इन दोनों में जो लोअर होता है उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन करते हैं। क्लियर है। दोबारा बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे ना बहुत सारे स्टूडेंट्स को रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन में दिक्कत होती है। मैं आपको यहाँ पे सारी चीज़ें अच्छे से बता रहा हूँ, इसको अच्छे सुन लो, कभी भी आपको ना रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। देखो रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन फिनिश गुड्स की नेट रियलाइजेबल वैल्यू यानी कि सर एनआरवी के ऊपर डिपेंड करती है। अगर तो सर फिनिश गुड्स की नेट रियलाइजेबल वैल्यू यानी कि एनआरवी फिनिश गुड्स की कॉस्ट के इक्वल है या उससे ज़्यादा है, ठीक है जी, तो हम रॉ मटेरियल को कॉस्ट पे वैल्यू करते हैं। लेकिन अगर फिनिश गुड्स की नेट रियलाइजेबल वैल्यू यानी कि एनआरवी फिनिश गुड्स की कॉस्ट से कम है तो हम रॉ मटेरियल को वैल्यू करते हैं एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट, यानी कि इन दोनों में जो लोअर होता है उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन करते हैं। क्लियर है। अब मैंने आपको यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अब आओ सर यहाँ पे इस एग्जांपल में, ठीक है ना। अब आओ यहाँ पे इस एग्जांपल में हमारे पास यहाँ पे देखो फिनिश गुड्स की कॉस्ट कितनी है सर, यहाँ पे 320, ठीक है ना। ये हमारे पास यहाँ पे फिनिश गुड्स की कॉस्ट है 320, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी सेलिंग प्राइस कीमत है, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम यहाँ पे यही अज्यूम करेंगे कि यहाँ पे इसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू यानी कि एनआरवी है और ये मेरे पास यहाँ पे 300 है, ठीक है ना। तो मेरे पास यहाँ पे इसकी एनआरवी हमारे पास 300 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास एनआरवी है 300 फिनिश गुड्स की और यहाँ पे फिनिश गुड्स की कॉस्ट है यहाँ पे 320, ठीक है ना। तो एनआरवी हमारे पास कॉस्ट से कम है तो हम यहाँ पे रॉ मटेरियल को वैल्यू करेंगे एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट, यानी कि इन दोनों में जो लोअर होगा उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे इसकी वैल्यूएशन करेंगे रॉ मटेरियल की, ठीक है ना। अब बहुत सारे यहाँ पे रॉ मटेरियल की हमारे पास कॉस्ट कितनी है, ये देखो परचेज एट ₹120, तो ये हमारे पास इसकी कॉस्ट है, ठीक है। और रिप्लेसमेंट कॉस्ट हमारे पास यहाँ पे गिवन है 90, ठीक है ना। तो ये हमारे पास रिप्लेसमेंट कॉस्ट 90 है, कॉस्ट हमारे पास यहाँ पे 120 है, तो इन दोनों में लोअर क्या है सर, यहाँ पे 90 लोअर है, तो हम यहाँ पे 90 पे इस रॉ मटेरियल को वैल्यू करेंगे। क्लियर है। अब यहाँ पे सोल्यूशन में देख भी लेते हैं, तो देखो हमने यहाँ पे सर रॉ मटेरियल ए, यहाँ पे देखो हमने 90 पे ही इसको वैल्यू किया है, ठीक है ना। हम यहाँ पे प्रॉपर सोल्यूशन भी देखेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे जस्ट बता रहा हूँ कि हमने यहाँ पे रॉ मटेरियल को 90 पे वैल्यू किया है। क्यों किया है मैंने आपको यहाँ पे सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन की हैं, ठीक है जी। तो हम यहाँ पे इस तरीके से रॉ मटेरियल की यहाँ पे वैल्यूएशन करेंगे। अब मैंने आपको यहाँ पे सर प्रॉपर कॉन्सेप्ट के साथ एक्सप्लेन कर दिया कि हम यहाँ पे तीनों की वैल्यूएशन कैसे करेंगे, रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन कैसे करेंगे, पार्टली फिनिश गुड्स यानी कि सर वर्क इन प्रोग्रेस यानी कि डब्ल्यूआईपी की हम यहाँ पे वैल्यूएशन कैसे करेंगे, और इवन फिनिश गुड्स की हम यहाँ पे वैल्यूएशन कैसे करेंगे। मैंने आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट की हेल्प से ये तीनों की वैल्यूएशन अच्छे से सिखा दी, ठीक है ना। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल की हेल्प से देखो हमने यहाँ पे तीनों की वैल्यूएशन ही अच्छे से सीख ली, ठीक है ना। ये यहाँ पे बिल्कुल बेस्ट एग्जाम्पल है। क्लियर है। तो यहाँ पे मैंने आपको सर सारी चीज़ें अच्छे से सिखा दी। अब हम यहाँ पे ना इसका सोल्यूशन भी देख लेते हैं। क्लियर है। तो चलिए अब हम यहाँ पे इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एज पर AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, ठीक है जी। रॉ मटेरियल वैल्यूड एट कॉस्ट इफ नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स एट और अबव कॉस्ट। एट का मतलब होगा सर इक्वल है,
अब आपका मतलब सर अगर कॉस्ट से ज़्यादा है, ठीक है ना, तो अगर हमारी सर नेट रियलाइजेबल वैल्यू फिनिश गुड्स की अगर सर फिनिश गुड्स की कॉस्ट के इक्वल है या उससे ज़्यादा है तो हम रॉ मटेरियल को कॉस्ट पे वैल्यू करते हैं, यही मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। अदरवाइज एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट, यही मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ठीक है ना। वर्क इन प्रोग्रेस वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू, यही मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। फिनिश गुड्स वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू, यही मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। क्लियर है। इसके बाद इन द गिवन केस सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट एक्स इज ₹300 एंड टोटल कॉस्ट पर यूनिट इज ₹320, ये हमें यहाँ पे गिवन है सर। सेलिंग प्राइस हमारे पास ये देखो ये गिवन है 300 और कॉस्ट है हमारे पास 320, यही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद हैंस द वैल्यूएशन विल बी डन एज अंडर, फर्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे 600 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, विल बी वैल्यूड एट रिप्लेसमेंट कॉस्ट एज नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ फिनिश प्रोडक्ट इज लेस देन इट्स कॉस्ट हैंस वैल्यूड एट ₹90 पर यूनिट। मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पे इसकी वैल्यूएशन सर 90 पे करेंगे, यही मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ठीक है ना। क्यों करेंगे, सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। अच्छा, इसके बाद सर यहाँ पे देखो सेकंड 500 यूनिट्स ऑफ पार्टली फिनिश गुड्स, ठीक है जी, विल बी वैल्यूड एट ₹240 पर यूनिट डेट इज लोअर ऑफ कॉस्ट, जो कि हमारे पास है 260। तो यहाँ पे हमारे पास देखो सर इसकी कॉस्ट थी 260, ये हमें गिवन थी, ठीक है। इसके बाद और नेट रियलाइजेबल वैल्यू यहाँ पे आ गई 240, 300 माइनस 60, ये हमने कैलकुलेट कैसे की थी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, और इवन इसकी कैलकुलेशन भी यहाँ पे शो की हुई है। 240 यहाँ पे कैसे आया, ठीक है जी, दोनों में लोअर है 240, तो 240 पे इसकी वैल्यूएशन करेंगे। क्यों करेंगे, मैंने आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई है, ठीक है ना। और 240 कैलकुलेट कैसे हुआ है मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, और यहाँ पे इसकी इवन कैलकुलेशन भी यहाँ पे शो की हुई है। क्लियर है। इसके बाद देखो यहाँ पे सर थर्ड, ठीक है जी, 1500 यूनिट्स ऑफ फिनिश प्रोडक्ट एक्सेस, ठीक है जी, विल बी वैल्यूड एट नेट रियलाइजेबल वैल्यू, जो कि हमारे पास है 300 पर यूनिट, ठीक है जी, सिंस इट इज लोअर देन कॉस्ट 320 ऑफ प्रोडक्ट एक्स। तो हमारे पास यहाँ पे इसकी जो कॉस्ट गिवन है वो है 320 और सेलिंग प्राइस हमें गिवन है यहाँ पे 300, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम यही अज्यूम करेंगे यहाँ पे इसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू यानी कि सर NRV है जो कि है 300, ठीक है ना। उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास यहाँ पे जो NRV है 300 यहाँ पे लोअर है, तो हम यहाँ पे इसको 300 पे वैल्यू करेंगे, ठीक है ना। क्यों करेंगे, मैंने आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी। अच्छा, इसके बाद सर वैल्यूएशन ऑफ टोटल इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च 2011, तो यहाँ पे देखो क्वांटिटी रेट अमाउंट यानी कि रुपीज़, ठीक है जी। तो रॉ मटेरियल ए उसकी यहाँ पे क्वांटिटी कितनी है हमारे पास 600, ये हमने यहाँ पे कंसीडर की, और यहाँ पे जो हमने इसकी वैल्यूएशन करनी है वो सर 90 पे करनी है। ये देखो हमने यहाँ पे 90 का रेट कंसीडर किया, तो 600 इंटू करेंगे 90, मेरे पास अमाउंट आ गई 54,000। क्लियर है। हमने इसी तरीके से यहाँ पे सर अमाउंट कैलकुलेट करनी है, तो पार्टली फिनिश गुड्स यानी कि हमारे पास वर्क इन प्रोग्रेस यानी कि WIP, तो इसकी यहाँ पे यूनिट्स कितनी है सर 500, ये हमने यहाँ पे कंसीडर की क्वांटिटी में, इसको हम वैल्यू करेंगे सर यहाँ पे 240 पे, तो हमने यहाँ पे इसका रेट कंसीडर किया यहाँ पे 240, तो 500 इंटू 240 मेरे पास आ गया 1,20,000 इसकी अमाउंट। अच्छा, इसके बाद फिनिश गुड्स यहाँ पे एक्स जो हमारे पास है इसकी यूनिट्स कितनी है सर 1500, ये हमने क्वांटिटी में कंसीडर की। हम यहाँ पे इसको सर वैल्यू करेंगे 300 पे, ये देखो 300 पे, ये हमने रेट में कंसीडर किया, तो सर 1500 इंटू 300 मेरे पास इसकी अमाउंट आ गई सर यहाँ पे 4,50,000, ठीक है ना। इन सभी का टोटल किया, मेरे पास आ गया 6,24,000, और ये हो गया हमारे पास वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, ठीक है ना। ये हमारे पास वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री का टोटल है, और हमने यहाँ पे देखो टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री भी हमने यहाँ पे कैलकुलेट करनी थी, ठीक है ना। वैल्यू ऑफ टोटल इन्वेंट्री हमने यहाँ पे सर ये कैलकुलेट कर दी, और हर एक इन्वेंट्री की वैल्यूएशन कैसे होगी ये भी हमने यहाँ पे शो कर दिया, ठीक है ना। और किस तरीके से की है हमने यहाँ पे पूरी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दी, ठीक है ना। और इस एग्जाम्पल में हमने यहाँ पे यही करना था, और यहाँ पे हमारे पास ये एग्जाम्पल बिल्कुल इसी के साथ कंप्लीट है। तो इसी के साथ सर हमारा यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 यानी कि AS2 भी बिल्कुल कंप्लीट है। हमने यहाँ पे सर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज का कॉन्सेप्ट ही अच्छे से रिवाइज करना था, और वो भी एग्जांपल की हेल्प से। तो इस एग्जांपल की हेल्प से हमने यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवाइज कर लिया, ठीक है ना। इवन हमने यहाँ पे सर तीनों इन्वेंट्रीज की वैल्यूएशन अच्छे से यहाँ पे रिवाइज कर ली इस एग्जाम्पल की हेल्प से, ठीक है ना। तो अब हमारे पास यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 यानी कि AS2 भी हमारा बिल्कुल कंप्लीट है। हे गाइस, क्या हाल है आप सभी के। आई होप्स आप सब बहुत अच्छे होंगे। गाइस दिस इज CA प्रभजोत, और मैं आपका प्रभजोत सिंह क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 यानी कि AS3, जिसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है ना। और इस CS में हम यहाँ पे सर हमारा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे, और वो भी एक एग्जाम्पल की हेल्प से, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और जब हम यहाँ पे एग्जाम्पल करेंगे ऐसे सिमिलर क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत आते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, और इनको हम यहाँ पे अच्छे से रिवाइज करेंगे।
क्लियर है। और जो हम यहाँ पे सर एग्जांपल करेंगे, ये एग्जांपल आपको मिल जाएगी हमारी रॉकेट रिवीजन हैंड बुकलेट में, और ये बुकलेट सर हमारी बिल्कुल फ्री है, और ये बुकलेट आपको मिल जाएगी हमारी ऐप प्रभजोत सिंह क्लासेस पे। सिंपली आप प्ले स्टोर पे जाएं, वहाँ पे सर्च करें प्रभजोत सिंह क्लासेस, आपको हमारी ऐप मिल जाएगी, हमारी ऐप इंस्टॉल करने, वहाँ पे आपको ये बुकलेट मिल जाएगी, और ये बुकलेट सर हमारी बिल्कुल फ्री है, ठीक है ना। अदरवाइज इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लें, वहाँ पे मैंने आपको इन सभी के रिगार्डिंग में लिंक्स प्रोवाइड किए हुए हैं, ठीक है ना। इवन अगर आपको सर हमारे अकाउंट्स एंड एडवांस अकाउंट के कोर्सेज चाहिए, सर लेक्चर चाहिए, टेस्ट चाहिए, नोट चाहिए, या इनके रिगार्डिंग में कोई भी यूजफुल कंटेंट चाहिए, तो वो भी आपको हमारी ऐप प्रभजोत सिंह क्लासेस पे ही मिल जाएगा। क्लियर है। स्टिल अगर आपको सर इनके रिगार्डिंग में कोई भी क्वेरी है, या आपको इनके रिगार्डिंग में कोई भी डिटेल चाहिए, हमारी तरफ से कोई भी हेल्प चाहिए, या सर इनके रिगार्डिंग में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो ये हमारा नंबर है 9915825991, और सर ये हमारी ईमेल आईडी है prabjotsinhclassesinfo@gmail.com। तो आप इनके थ्रू हमें रीच कर सकते हो, हम आपको सर इन सभी के रिगार्डिंग में डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। क्लियर है। तो चलिए अब हम यहाँ पे सर हमारा ये वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टार्ट करते हैं। सो अब हम स्टार्ट करते हैं ये वाली एग्जांपल, ठीक है ना। और इस एग्जांपल के थ्रू हम यहाँ पे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवाइज करेंगे। क्लियर है। तो ये हमारी यहाँ पे एग्जांपल है, और सर ये यहाँ पे इसका सोल्यूशन है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम यहाँ पे हमारी ये वाली एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। सो अब यहाँ पे ना ये एग्जांपल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक बार कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का कॉन्सेप्ट एक बार अच्छे से रिवाइज करवा देता हूँ, सो डैट इसके बाद आप ये एग्जांपल अच्छे से कर पाओ, आपको यहाँ पे कोई दिक्कत ना आए। क्लियर है। अब हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट करेंगे, तो चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखो, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में हम क्या कंसीडर करते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में हम वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ कंसीडर करते हैं जिनमें कैश की इन्वॉल्वमेंट होती है। कैश का इनफ्लो भी हो सकता है, कैश का आउटफ्लो भी हो सकता है, ठीक है जी। अब मुद्दा ये उठता है कि सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ हमारी वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि रिलेट करती हैं सर हमारे लॉन्ग टर्म एसेट के साथ एंड इन्वेस्टमेंट के साथ। इन्वेस्टमेंट कौन सी, 3 महीने से ज़्यादा वाली, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट हम विद इन 3 मंथ रियलाइज कर देते हैं उसको हम कैश इक्विवेलेंट में कंसीडर करते हैं। क्लियर है। यहाँ पे प्रॉपर कॉन्सेप्ट है, एक बार दोबारा बता रहा हूँ। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में हम क्या कंसीडर करते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में हम वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ कंसीडर करते हैं जिनमें कैश की इन्वॉल्वमेंट होती है। कैश का इनफ्लो भी हो सकता है, कैश का आउटफ्लो भी हो सकता है, ठीक है जी। अब सर मुद्दा ये उठता है कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ हमारी वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि रिलेट करती हैं सर हमारी लॉन्ग टर्म एसेट्स के साथ एंड इन्वेस्टमेंट के साथ। इन्वेस्टमेंट कौन सी, 3 महीने से ज़्यादा वाली, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट हम विद इन 3 मंथ्स रियलाइज कर लेते हैं उसको हम कैश इक्विवेलेंट में कंसीडर करते हैं। क्लियर है। ये है सर यहाँ पे इसका प्रॉपर कॉन्सेप्ट। अच्छा जी, ये मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पे ना कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का कॉन्सेप्ट भी एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, क्योंकि हमारे पास ना इस एग्जांपल्स में इनके रिगार्डिंग में भी कुछ एक्टिविटीज़ मिलेगी, सो डैट आप उनको भी अच्छे से हैंडल कर पाओ। इसलिए मैं आपको यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे रिवाइज करवा देता हूँ। क्लियर है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में हम क्या कंसीडर करते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में हम वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ कंसीडर करते हैं जिनमें कैश की इन्वॉल्वमेंट होती है। कैश का इनफ्लो भी हो सकता है, कैश का आउटफ्लो भी हो सकता है, ठीक है जी। अब मुद्दा ये उठता है कि सर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ हमारी वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि रिलेट करती हैं सर हमारी शेयर कैपिटल के साथ एंड बोरिंग के साथ। क्लियर है। तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में हम क्या कंसीडर करते हैं, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। हम सर कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ कंसीडर करते हैं जिनमें कैश की इन्वॉल्वमेंट होती है। कैश का इनफ्लो भी हो सकता है, कैश का आउटफ्लो भी हो सकता है, ठीक है जी। अब मुद्दा ये उठता है कि सर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ हमारी वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि रिलेट करती हैं सर हमारी शेयर कैपिटल के साथ एंड बोरिंग्स के साथ। क्लियर है। अब मैंने आपको यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि हम यहाँ पे सर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में क्या कंसीडर करते हैं, और इवन हम सर कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में क्या कंसीडर करते हैं, ये भी मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है ना। अब ये सारी चीज़ें अच्छे से याद रखना, और अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल करेंगे। देखना एग्जाम्पल में अब यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है। तो चलिए अब हम यहाँ पे ये वाली एग्जाम्पल यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। प्रिपेयर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और मैसेज प्रभजोत लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015, ठीक है जी। पर्टिकुलर्स रुपीस यानी कि अमाउंट, और ये हमारे पास यहाँ पे एक्टिविटीज़ कीमत है, ठीक है ना। इनके बेसिस पे हमने यहाँ पे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ पे पे करनी है। क्लियर है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 बाय 1 ये सभी एक्टिविटीज़ देखते जाएंगे और इनके बेसिस पे इसको प्रिपेयर करते जाएंगे, ठीक है जी। तो ये रहा हमारा यहाँ पे सोल्यूशन, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। क्लियर है। तो चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम यहाँ पे इसको देखते हैं, प्लांट एक्वायर्ड बाय द इशू ऑफ 8% डिबेंचर्स, ठीक है ना। हमने यहाँ पे प्लांट एक्वायर किया है और उसके बदले में हमने 8% डिबेंचर्स इशू किए हैं।
इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे सुनो, क्या हम इसको कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कंसीडर करेंगे? जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया ना, बस उसको पकड़ के रखना, देखना बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया था कि हम कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में हम वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कंसीडर करते हैं जिनमें कैश की इन्वॉल्वमेंट होती है, कैश का इनफ्लो भी हो सकता है, कैश का आउटफ्लो भी हो सकता है, ठीक है जी। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ क्या होती है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हमारी वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि रिलेट करती हैं सर हमारी लॉन्ग टर्म एसेट के साथ एंड इन्वेस्टमेंट के साथ। इन्वेस्टमेंट कौन सी? 3 महीने से ज़्यादा वाली। क्लियर है? अब आओ सर यहाँ पे, प्लांट हमने एक्वायर किया है बाय द इशू ऑफ 8% डिबेंचर्स, ठीक है जी। तो हमने प्लांट एक्वायर कर दिया और उसके बदले में 8% डिबेंचर इशू किए हैं, ठीक है। तो क्या प्लांट एक्वायर करना हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है? बिल्कुल है सर, क्योंकि ये हमारे लॉन्ग टर्म एसेट के साथ रिलेट करती है, क्योंकि प्लांट हमारा लॉन्ग टर्म एसेट होता है, ठीक है। तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी तो है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, अब मुझे ये बताओ क्या इसमें कैश की इन्वॉल्वमेंट है? द आंसर इज नो। अब बिग नो, क्योंकि हमने इसके बदले में डिबेंचर इशू किए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे कैश की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में इसको कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। देखो, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में हम वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कंसीडर करते हैं जिनमें कैश की इन्वॉल्वमेंट होती है। तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी तो है, लेकिन इसमें कैश की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे इसको कंसीडर नहीं करेंगे। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं ये। देखो, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, फिर कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट देखो, मैंने आपको इसलिए अच्छे से एक्सप्लेन किया था सो दैट अब आपको यहाँ पे दिक्कत ना आए। अब आपको यहाँ पे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आ रही होगी, आप यहाँ पे क्लियरली इसको रिलेट कर पा रहे होंगे, ठीक है ना। तो इसको हम यहाँ पे सर कंसीडर नहीं करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ तक हमारी ये चीज बिल्कुल यहाँ पे कंप्लीट है। सो इसके बाद सर हमारे पास यहाँ पे बुक वैल्यू ऑफ प्लांट सोल्ड, लॉस इंकर्ड ₹5,000, ठीक है। और यहाँ पे इसकी सर अमाउंट है 85,000, ठीक है ना। तो ये 85,000 इसकी बुक वैल्यू है। इसका मतलब क्या है, हमारा सर एक प्लांट है, हमने उसको सोल्ड कर दिया, ठीक है जी, जिसकी बुक वैल्यू है 85,000 और हमने इसको 5,000 के लॉस पे सेल किया है। इसका मतलब अगर हमने इसको 5,000 के लॉस पे सेल किया है तो इसका मतलब ये है 85,000 माइनस 5,000, तो 80,000 की हमने यहाँ पे सर कैश रिसीव किया होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा बता रहा हूँ, हमने यहाँ पे सर प्लांट सोल्ड किया है, ठीक है जी, जिसकी बुक वैल्यू यहाँ पे 85,000 है और उसके ऊपर हमें लॉस हुआ है सेल करने पे 5,000। तो इसका मतलब 85,000 माइनस 5,000 हमने यहाँ पे 80,000 का ही कैश रिसीव किया होगा। क्लियर है? अब बहुत सर यहाँ पे बुक वैल्यू ऑफ प्लांट सोल्ड, लॉस इंकर्ड 5,000, अमाउंट यहाँ पे 85,000, इसका मतलब हमने यहाँ पे कैश रिसीव किया होगा 80,000। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ क्या हम इसको कंसीडर करेंगे? बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ रहना। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में हम वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कंसीडर करते हैं जिनमें कैश की इन्वॉल्वमेंट होती है, ठीक है जी। कैश का इनफ्लो भी हो सकता है, कैश का आउटफ्लो भी हो सकता है। अच्छा जी, अब सर यहाँ पे हो, क्या ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है? बिल्कुल है सर। हमने यहाँ पे प्लांट सोल्ड किया है, तो प्लांट हमारा लॉन्ग टर्म एसेट होता है, तो ये उसके साथ रिलेट करती है, तो ये हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी तो है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। इसके बाद क्या इसमें कैश की इन्वॉल्वमेंट है? बिल्कुल है सर। हमने यहाँ पे पक्का कैश रिसीव किया होगा, जो कि होगा 80,000। तो 80,000 का हमने यहाँ पे सर कैश रिसीव किया होगा, तो पक्का यहाँ पे कैश का इनफ्लो हुआ होगा, तो यहाँ पे पक्का कैश की इन्वॉल्वमेंट है, तो यहाँ पे हम इसको कंसीडर करेंगे। देखो, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज भी है, इनमें सर कैश की इन्वॉल्वमेंट भी है, तो हम यहाँ पे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में इसको पक्का कंसीडर करेंगे। क्लियर है? तो ये रहा सर, हमने यहाँ पे इसको कंसीडर किया है सेल ऑफ प्लांट, और यहाँ पे हमने देखो अमाउंट कंसीडर की है 80,000, क्योंकि 80,000 का ही यहाँ पे कैश इनफ्लो हुआ है। क्लियर है? तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक हमारी ये चीज़ बिल्कुल कंप्लीट है। अच्छा जी, इसके बाद है हमारे पास यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। हमने यहाँ पे सर इंटरेस्ट रिसीव किया है इन्वेस्टमेंट के ऊपर, जो कि है हमारे पास 10,000, ठीक है। तो हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे ये पक्का हमने कैश में ही रिसीव किया होगा, बिल्कुल। अब बताओ सर, क्या यहाँ पे ये हम कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में इसको कंसीडर करेंगे? हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में हम वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कंसीडर करते हैं जिनमें कैश की इन्वॉल्वमेंट होती है, कैश का इनफ्लो भी हो सकता है, कैश का आउटफ्लो भी हो सकता है, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो, हमने इंटरेस्ट रिसीव किया, ठीक है ना, और यहाँ पे कुछ भी लिखा नहीं है कि इन्वेस्टमेंट कौन सी है, तो हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे कि इन्वेस्टमेंट हमारे पास 3 महीने से ज्यादा वाली होगी, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे ये अज्यूम करके काम करेंगे कि ये इन्वेस्टमेंट हमारे पास 3 महीने से ज्यादा वाली होगी, तो इसका मतलब ये हमारे पास इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और सर, क्या इसमें कैश की इन्वॉल्वमेंट है? बिल्कुल है। हमने यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव किया है, तो हम यहाँ पे यही अज्यूम करेंगे कि हमने कैश में ही रिसीव किया होगा, तो यहाँ पे कैश का इनफ्लो है, तो ये हमारे पास इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भी है, इसमें कैश की इन्वॉल्वमेंट भी है, यहाँ पे कैश का इनफ्लो है, तो इसको हम यहाँ पे पक्का कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कंसीडर करेंगे। क्लियर है? तो ये देखो, हमने यहाँ पे कंसीडर किया है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, मेरे पास आ गया 10,000। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मैंने यहाँ पे इनका सर टोटल किया, मेरे पास आ गया 90,000। तो मेरे पास यहाँ पे आ गया अब कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ठीक है ना। अब ये क्या है, मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा। इसके बाद यहाँ पे आ रहा है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, तो ये सारी चीज़ें क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि अभी हमारे पास आगे जो फर्दर पॉइंट है वो इसी के रिगार्डिंग में।
क्लियर है? तो यहाँ तक हमारी ये चीज़ बिल्कुल कंप्लीट है। अब हम यहाँ पे इसको स्टार्ट करते हैं सर। सो अब है हमारे पास यहाँ पे क्लेम रिसीव्ड फॉर लॉस ऑफ प्लांट इन फायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे सर मेरा लॉस ऑफ प्लांट हो गया फायर से और हमने यहाँ पे क्लेम रिसीव किया है, ठीक है ना। तो कुछ भी लिखा नहीं है, हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे हमने पक्का पक्का ये जो क्लेम रिसीव किया है ये कैश में ही किया होगा। क्लियर है? तो अब यहाँ पे सर मुद्दा ये उठता है क्या हम इसको कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में कंसीडर करेंगे। हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। हम कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ कंसीडर करते हैं जिनमें कैश की इन्वॉल्वमेंट होती है। कैश का इनफ्लो भी हो सकता है, कैश का आउटफ्लो भी हो सकता है, ठीक है जी। अब हम इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखो हमने यहाँ पे क्लेम रिसीव किया फॉर लॉस ऑफ प्लांट इन फायर, ठीक है जी। तो मुझे चीज़ बताओ क्या ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है? बिल्कुल है सर, क्योंकि ये मेरे प्लांट के साथ रिलेट करती है और प्लांट हमारा लॉन्ग टर्म एसेट होता है, तो ये मेरे पास इन्वेस्टिंग एक्टिविटी तो है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद क्या इसमें कैश की इन्वॉल्वमेंट है? बिल्कुल है सर। हम यहाँ पे कह रहे हैं कि हमने क्लेम रिसीव किया है तो पक्का पक्का कैश में ही किया होगा, हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं। तो पक्का पक्का यहाँ पे कैश का इनफ्लो हुआ होगा, तो इसमें सर कैश की इन्वॉल्वमेंट है, बिल्कुल। तो ये हमारे पास इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भी है, इसमें कैश की इन्वॉल्वमेंट भी है, तो इसको पक्का पक्का हम कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कंसीडर करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पे बिल्कुल कॉन्सेप्ट की हेल्प से प्रूव करके ये दे दिया। अच्छा जी, अब मुद्दा सर यहाँ पे ये उठता है कि इसको हम कंसीडर कैसे करेंगे, ठीक है ना। अब इसको बहुत अच्छे सुना, देखो हमने यहाँ पे क्लेम रिसीव किया फॉर लॉस ऑफ प्लांट इन फायर, ठीक है ना। तो ये हमारे पास ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम सर क्या होती है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हमारे पास वो एक्टिविटी होती है जो कि कभी कभार अक्कर होती है। देखो कभी कभार सर हमारे यहाँ पे फायर लगती है, यानी कि आग लगती है, तो कभी कभार मेरा यहाँ पे लॉस ऑफ प्लांट होता है, ठीक है जी। और कभी कभार मुझे उसके रिगार्डिंग में क्लेम मिलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो एक्टिविटी है ये सर कभी कभार अक्कर होती है, तो इसको हम यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम बोलते हैं, ठीक है जी। अब सर इसके रिगार्डिंग में AS3 क्या कहता है? AS3 कहता है कि हमें सर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को सेपरेटली प्रेजेंट यानी कि सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये AS3 ऐसा करने के लिए कहता है। तो हम यहाँ पे इसको कंसीडर जरूर करेंगे, बिल्कुल। ये हमारे पास जो एक्टिविटी है इसको हम यहाँ पे सर कंसीडर जरूर करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, लेकिन ये हमारे पास ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, ठीक है ना। तो इसको हम यहाँ पे सेपरेटली प्रेजेंट यानी कि सेपरेटली यहाँ पे डिस्क्लोज करेंगे, क्लियर है। इसीलिए हमने यहाँ पे इस तरीके से किया है। हमने सर इसको कंसीडर किया, इसको कंसीडर किया, इनका किया टोटल, तो मेरे पास आ गया कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ठीक है ना। इसके बाद हमने यहाँ पे इसको कंसीडर किया है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम यानी कि क्लेम रिसीव्ड 20,000, ठीक है ना। और हमने ऐसा क्यों किया है? क्योंकि AS3 ऐसा करने के लिए कहता है ये हमारे पास ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है। तो देखो हमने यहाँ पे इसको सेपरेटली प्रेजेंट यानी कि सेपरेटली यहाँ पे इसको डिस्क्लोज कर दिया, हमने इनके साथ इसको नहीं लिखा है, क्लियर है। और हमने इसी तरीके से यहाँ पे काम करना है AS3 के अकॉर्डिंगली। यहाँ पे हम ऐसा कर रहे हैं, AS3 हमें ऐसा करने के लिए कह रहा है, क्लियर है। ऐसा क्यों करें मैंने आपको यहाँ पे सारी चीजें बता दी, ठीक है जी। तो अब हमारे पास यहाँ तक हमारी ये चीज बिल्कुल कंप्लीट है। सो इसके बाद है हमारे पास यहाँ पे टर्म लोन रीपेड, ठीक है जी। हमने यहाँ पे सर टर्म लोन अपना रीपे कर दिया। अच्छा जी, अब मुझे यहाँ पे ये बताओ क्या हम इसको कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में कंसीडर करेंगे? द आंसर इज नो, क्योंकि ये हमारे पास बोरिंग्स के साथ रिलेट करती है, ठीक है ना। और इसको हम सर कहाँ पे कंसीडर करेंगे? हम इसको कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में कंसीडर करेंगे। इसलिए मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था, सो डैट आप इस एक्टिविटी को यहाँ पे अंडरस्टैंड कर पाओ, ठीक है ना। मैं आपको यहाँ पे प्रूव भी करके देता हूँ। देखो मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया था कि हम कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में क्या कंसीडर करते हैं। हम कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ कंसीडर करते हैं जिनमें कैश की इन्वॉल्वमेंट होती है, कैश का इनफ्लो भी हो सकता है, कैश का आउटफ्लो भी हो सकता है, ठीक है। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था और मैंने आपको बताया था कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ क्या होती हैं जो कि रिलेट करती हैं सर शेयर कैपिटल के साथ, ठीक है जी, एंड बोरिंग्स के साथ, क्लियर है। ये मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया था। अब यहाँ पे आओ सर, टर्म लोन हमने रीपे कर दिया, ठीक है जी। तो टर्म लोन हमारी बोरिंग्स होती है, तो ये हमारी बोरिंग्स के साथ रिलेट करती है, तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी तो है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और हमने इसको रीपे किया तो पक्का पक्का कैश में ही किया होगा, तो यहाँ पे सर कैश की इन्वॉल्वमेंट है, पक्का पक्का कैश का यहाँ पे आउटफ्लो हुआ होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी है और इसमें कैश की इन्वॉल्वमेंट भी है, तो इसको हम कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में कंसीडर करेंगे। लेकिन हम यहाँ पे कर रहे हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है ना। तो इसमें यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे, लेकिन कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में हम इसको पक्का पक्का कंसीडर करेंगे, ठीक है ना। इसलिए मैंने आपको सर इसका कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था, सो डैट आप इस एक्टिविटी को यहाँ पे अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओ। और आई होप अब आप यहाँ पे इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे, क्लियर है। हम यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हैं सर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इसलिए हम यहाँ पे इसको कंसीडर नहीं कर रहे, क्लियर है। तो अब हमारे पास यहाँ पे सारी चीज़ें बिल्कुल कंप्लीट है और इसी के साथ सर हमने यहाँ तक वर्किंग कर ली थी। इसके बाद हमारे पास 90,000 प्लस 20,000 मेरे पास आ गया 1,10,000, तो ये मेरे पास आ गया नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और यही हमने यहाँ पे से प्रिपेयर करनी थी और ये हमने यहाँ पे प्रिपेयर कर दी,
ठीक है जी। और यहाँ पे हमारी एग्जांपल कंप्लीट है और जो हमने कंसीडर नहीं की एक्टिविटीज़ वो हमने यहाँ पे सर नोट लिख दिया। प्लांट एक्वायर्ड बाय द इशू ऑफ डिबेंचर्स, ये हमने यहाँ पे कंसीडर नहीं किया था। क्यों नहीं किया था मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, तो ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद टर्म लोन रीपेड, ठीक है जी, टर्म लोन रीपेड ये भी हमने यहाँ पे कंसीडर नहीं किया था, ये भी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो प्लांट एक्वायर्ड बाय इशू ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है जी, टर्म लोन रीपेड आर नॉट कंसीडर्ड इन कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है जी। हमने यहाँ पे इसको कंसीडर क्यों नहीं किया है मैंने आपको प्रॉपर कॉन्सेप्ट के साथ ये सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन कर दी। क्लियर है। तो यहाँ पे हमारी अब ये एग्जांपल बिल्कुल यहाँ पे कंप्लीट है। सो इसी के साथ सर हमारा यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 यानी कि AS3 भी बिल्कुल कंप्लीट है। इसमें हमने सर यही कॉन्सेप्ट रिवाइज करना था कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का, और वो भी एक एग्जांपल की हेल्प से। तो हमने एक कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवाइज कर लिया और इस एग्जांपल की हेल्प से, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा सर ये वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 बिल्कुल यहाँ पे कंप्लीट है। हे गाइस, क्या हाल है आप सभी के? आई होप्स आप सब बहुत अच्छे होंगे। गाइस दिस इज CA प्रभजोत और मैं आपका प्रभजोत सिंह क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 यानी कि AS10 है, जिसका नाम है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जिसको हम सर शॉर्ट में PPE भी बोल देते हैं, ठीक है ना। तो इस AS में हम यहाँ पे सर हमारा कॉस्ट ऑफ PPE का कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे और वो भी एक एग्जांपल की हेल्प से, ठीक है ना। ये सर कॉन्सेप्ट हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और जो हम यहाँ पे एग्जांपल करेंगे ऐसे सिमिलर क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत आते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं और इनको हम यहाँ पे अच्छे से रिवाइज करेंगे, ठीक है ना। और जो हम यहाँ पे सर एग्जाम्पल करेंगे ये एग्जाम्पल आपको मिल जाएगी हमारी रॉकेट रिवीजन हैंड रिटन बुकलेट में, और ये बुकलेट हमारी सर बिल्कुल फ्री है और ये बुकलेट आपको मिल जाएगी हमारी प्रभजोत सिंह क्लासेस पे। सिंपली आप प्ले स्टोर पे जाएं, वहाँ पे सर्च करें प्रभजोत सिंह क्लासेस, आपको हमारी ऐप मिल जाएगी। हमारी ऐप इंस्टॉल कर लें, वहाँ पे आपको ये बुकलेट मिल जाएगी और ये बुकलेट हमारी सर बिल्कुल फ्री है, ठीक है ना। अदरवाइज इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लें, वहाँ पे मैंने आपको इन सभी के रिगार्डिंग में लिंक्स प्रोवाइड किए हुए हैं, ठीक है ना। इवन अगर आप सर हमारे अकाउंट्स एंड एडवांस अकाउंट्स के कोर्सेज या लेक्चर या टेस्ट सीरीज या नोट्स या इनके रिगार्डिंग में कोई भी यूजफुल कंटेंट चाहते हैं तो वो भी आपको हमारी ऐप प्रभजोत सिंह क्लासेस पे ही मिल जाएगा, ठीक है ना। स्टिल अगर आपको सर इनके रिगार्डिंग में कोई भी क्वेरी है या आपको इनके रिगार्डिंग में कोई भी डिटेल चाहिए, हमारी तरफ से हेल्प चाहिए या इनके रिगार्डिंग में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो ये हमारा नंबर है 9915825991 और सर ये हमारी ईमेल आईडी है prabjotsinhclassesinfo@gmail.com। आप इनके थ्रू हमें रीच कर सकते हो, हम आपको यहाँ पे इनके रिगार्डिंग में सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। क्लियर है। तो चलिए अब हम यहाँ पे हमारा ये वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टार्ट करते हैं। सो अब हम स्टार्ट करते हैं सर ये वाली एग्जांपल, और इस एग्जांपल की हेल्प से हम यहाँ पे अपना कॉस्ट ऑफ PPE का कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवाइज करेंगे। क्लियर है। तो ये हमारी एग्जांपल है और ये हमारा इसका सोल्यूशन है। क्लियर है। तो चलिए अब हम यहाँ पे ये वाली एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। सो अब यहाँ पे सर ये एग्जांपल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पे कॉस्ट ऑफ PPE का कॉन्सेप्ट यहाँ पे एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है ना। फिर हम ये एग्जांपल करेंगे, फिर हमें इस एग्जांपल में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है। पहले मैं आपको सर इसका कॉन्सेप्ट एक बार यहाँ पे रिवाइज करवा देता हूँ। देखो सर, हम यहाँ पे कॉस्ट ऑफ PPE की कॉस्ट में सर क्या चीज़ें कंसीडर करते हैं। AS10 कहता है कि हम PPE की कॉस्ट में ये 3 चीज़ें कंसीडर करते हैं, यानी कि इंक्लूड करते हैं, ठीक है जी। कौन कौन सी? परचेज प्राइस, ठीक है जी। इसके बाद डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि कॉस्ट ऑफ साइट प्रेपरेशन, ठीक है जी। इनिशियल डिलीवरी एंड हैंडलिंग कॉस्ट, ये हमारे पास कुछ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट की एग्जांपल हैं। अच्छा जी, तो इसको हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं अपनी PPE की कॉस्ट में। और तीसरी चीज़ हम यहाँ पे सर कंसीडर करते हैं डीकमीशनिंग, रिस्टोरेशन एंड सिमिलर लाइबिलिटीज, ठीक है ना। इसमें आ जाता है जैसे कि हमारे पास एस्टिमेशन ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट, ठीक है ना। तो ये हमारे पास यहाँ पे आ जाता है। तो हम अपनी सर PPE की कॉस्ट में 3 चीज़ें कंसीडर करते हैं। एक है परचेज प्राइस, ठीक है जी। दूसरा है डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। तीसरी है डीकमीशनिंग, रिस्टोरेशन एंड सिमिलर लाइबिलिटीज, ठीक है ना। AS10 कहता है कि हम अपनी PPE की कॉस्ट में तीनों चीज़ें कंसीडर करते हैं। अच्छा जी, इवन AS10 ये भी कहता है कि हम अपनी PPE की कॉस्ट में कौन सी चीज़ें कंसीडर नहीं करेंगे, जैसे कि सर ऑपरेटिंग लॉसेस, ये हम अपनी PPE की कॉस्ट में कंसीडर नहीं करेंगे। क्लियर है। ये सारी चीज़ें सर AS10 में क्लियरली लिखी हुई हैं और उसी के अकॉर्डिंगली मैं आपको यहाँ पे सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे सर प्रॉपर चीज़ें हैं, अब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। अब हम यहाँ पे ये वाले एग्जांपल स्टार्ट कर सकते हैं। क्लियर है। तो चलिए अब हम यहाँ पे हमारी एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। प्रभजोत लिमिटेड इज इंस्टॉलिंग अ न्यू प्लांट एट इट्स प्रोडक्शन फैसिलिटी, ठीक है जी। इट हैज़ इंकर्ड दीज कॉस्ट, तो ये हमारे पास सारी चीज़ें गिवन है।
फर्स्ट है हमारे पास परचेज प्राइस ऑफ द प्लांट, इसकी अमाउंट है सर 25 लाख। सेकंड है हमारे पास इनिशियल डिलीवरी एंड हैंडलिंग कॉस्ट, इसकी अमाउंट है सर 9 लाख। इसके बाद थर्ड है हमारे पास कॉस्ट ऑफ साइट प्रेपरेशन, इसकी अमाउंट है सर 6 लाख। इसके बाद फोर्थ है हमारे पास एस्टिमेटेड डिसमेंटलिंग कॉस्ट टू बी इंकर्ड आफ्टर 7 ईयर्स, तो सर इसकी अमाउंट है हमारे पास यहाँ पे 3 लाख। फिफ्थ है हमारे पास ऑपरेटिंग लॉसेज बिफोर कमर्शियल प्रोडक्शन और इसकी अमाउंट है यहाँ पे 4 लाख। ठीक है जी। अब हमने यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे रीड करो। प्लीज एडवाइस प्रभजोत लिमिटेड ऑन द कॉस्ट डेट कैन बी कैपिटलाइज इन अकॉर्डेंस विद AS10। ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे बताना है कि हम इसमें से कौन सी चीज़ें कैपिटलाइज करेंगे, यानी कि कौन सी चीज़ें कॉस्ट में इंक्लूड करेंगे। ठीक है ना। कैपिटलाइज का मतलब है कि हम कौन सी चीज़ें यहाँ पे कॉस्ट में इंक्लूड करेंगे, ये हमने यहाँ पे बताना है। क्लियर है। ये हमारी यहाँ पे एग्जांपल है सर, और ये यहाँ पे इसका सोल्यूशन है। तो चलिए अब हम यहाँ पे इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू AS10 दीज कॉस्ट कैन बी कैपिटलाइज। ठीक है जी। तो फर्स्ट है हमारे पास यहाँ पे परचेज प्राइस ऑफ द प्लांट। तो बताओ सर क्या हम इसको कंसीडर करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास परचेज प्राइस है, तो इसको हम यहाँ पे पक्का कंसीडर करेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे इसकी अमाउंट है सर 25 लाख। तो यहाँ पे अगर सर परचेज प्राइस ऑफ द प्लांट मेरे पास आ गया 25 लाख, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी। इसके बाद है मेरे पास यहाँ पे सेकंड इनिशियल डिलीवरी एंड हैंडलिंग कॉस्ट। अब सर ये बताओ क्या हम इसको कंसीडर करेंगे? पक्का करेंगे, क्योंकि हमारे पास डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है। ठीक है ना। तो इसको भी हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे, तो इसको हमने यहाँ पे कंसीडर कर ली। इसकी सर यहाँ पे अमाउंट है 9 लाख, ये हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया। अच्छा जी। इसके बाद है हमारे पास यहाँ पे थर्ड कॉस्ट ऑफ साइट प्रेपरेशन। अब बताओ सर क्या इसको कंसीडर करेंगे? पक्का करेंगे, क्योंकि हमारे पास डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है। ठीक है ना। तो इसको भी हम यहाँ पे सर कॉस्ट में कंसीडर करते हैं, तो इसको भी हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद सर हमारे पास यहाँ पे फोर्थ एस्टिमेटेड डिसमेंटलिंग कॉस्ट टू बी इंकर्ड आफ्टर 7 ईयर्स। ठीक है जी। अब बताओ सर क्या इसको कंसीडर करेंगे? इसको भी पक्का करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास डीकमीशनिंग, रिस्टोरेशन एंड सिमिलर लाइबिलिटीज है। ठीक है ना। तो इसको भी हम यहाँ पे पक्का कंसीडर करेंगे, ये हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया। इसकी अमाउंट है यहाँ पे 3 लाख। ठीक है जी। तो अब हमने यहाँ पे सर फोर्थ तक का काम कर लिया। इसके बाद है हमारे पास यहाँ पे फिफ्थ ऑपरेटिंग लॉसेज बिफोर कमर्शियल प्रोडक्शन। अब बताओ सर क्या इसको कंसीडर करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि AS10 ने इसके लिए क्लियरली मना किया हुआ है। क्लियर है। तो इसको हम यहाँ पे सर कंसीडर नहीं करेंगे, तो इसको हमने यहाँ पे कंसीडर नहीं किया, तो नोट दे दिया इसका। ऑपरेटिंग लॉसेस बिफोर कमर्शियल प्रोडक्शन अमाउंटिंग टू ₹4 लाख, सर इसकी अमाउंट है यहाँ पे 4 लाख। विल नॉट बी कैपिटलाइज, यानी कि हम उसको सर कॉस्ट में कंसीडर नहीं करेंगे, यानी कि कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे। क्लियर है। यही मैंने आपको यहाँ पे बताया। AS10 इसके रिगार्डिंग में क्लियरली मना करता है। ठीक है ना। तो ये चारों चीज़ें हम यहाँ पे सर अपनी कॉस्ट में इंक्लूड करेंगे, यानी कि सर कैपिटलाइज करेंगे। ये हमने यहाँ पे सर कंसीडर कर ली। इनकी टोटल अमाउंट आ गई यहाँ पे 43 लाख। क्लियर है। और हमने यहाँ पे यही बताना था कि हम इसमें से कौन सी चीज़ें कैपिटलाइज करेंगे, और ये हमने यहाँ पे सर अच्छे से बता दिया। इवन यहाँ पे इनका टोटल भी कर दिया। क्लियर है। तो इस एग्जाम्पल में यही था, और यहाँ पे हमारी सर ये वाली एग्जाम्पल बिल्कुल कंप्लीट है। तो इसी के साथ सर हमारा यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 यानी कि AS10 भी बिल्कुल कंप्लीट है। हमने सर इस AS में कॉस्ट ऑफ PPE का कॉन्सेप्ट ही अच्छे से रिवाइज करना था एक एग्जांपल की हेल्प से, और ये हमने यहाँ पे सर अच्छे से रिवाइज कर लिया इस एग्जांपल की हेल्प से। ठीक है ना। तो अब हमारा यहाँ पे सर AS10 भी यहाँ पे बिल्कुल कंप्लीट है। तो इसी के साथ सर अब हम यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर एंड करते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो अब हम यहाँ पे इस लेक्चर को एंड करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।